आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिल्ली का भूतिया भटियारी। भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा महल है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। भूली भटियारी का महल, जो कि दिल्ली के सेंट्रल रिज फॉरेस्ट एरिया में मौजूद है। कई लोगों ने वहां अजीबोगरीब चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। कई लोगों ने वहां एक सफ़ेद साड़ी पहने एक अजीब सी दिखने वाली औरत को देखा है, बल्कि कुछ लोगों ने अजीब सी काली परछाइयों को भी देखा है। कभी किसी के चीखने की आवाज़ें, तो कभी हवा के एकदम से रुक जाना, जिससे वहां गए लोगों में सांस लेने में तकलीफ भी हुई है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ एक रानी की आत्मा भटकती है। भूली भटियारी के महल के सिक्योरिटी के लिए भी वहां आज तक कभी कोई गार्ड रात में टिक नहीं पाया। रोज शाम होते ही वहां पुलिस बैरिकेडिंग करना शुरू कर देती है। किसी का भी वहां अंधेरा होने के बाद जाना मना है। लेकिन अर्पित और उसके दोस्त कार्तिक और शिखर उस महल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो तीनों हर संडे अपनी साइकिल लेकर शाम को साइकिलिंग राइड्स पर जाया करते थे। उन्होंने अपनी साइकिल पर लगभग पूरी दिल्ली ही घूम ली थी। पर एक शाम वो दिल्ली के सेंट्रल रिज वाले रोड पर साइकिल चलाते चलाते एक अजीब सी सुनसान जगह पर पहुंच गए। अर्पित को वहां पर एक पुराना महल दिखा, तो वो वहीं रुक गया और उस महल को बड़े ध्यान से देखने लगा। अर्पित को देखकर कार्तिक और शिखर भी वहां रुक गए। उस महल के पास ठंडी हवा चल रही थी। पसीने में तरबतर तीनों दोस्त वहीं रुक गए और वहीं आराम करने लगे। अर्पित को वो पुराना महल बड़ा अच्छा लग रहा था। वो उसके अंदर चला गया। कार्तिक और शिखर वहीं बाहर खड़े महल के साथ अपनी फोटोज खींचने लगे। कार्तिक ने जैसे ही शिखर की फोटो खींची, शिखर को पूरी तरह से खांसी शुरू हो गई। कार्तिक ने शिखर को पानी दिया और अपने फ़ोन में देखने लगा। उसे फ़ोन के कैमरा में खींची गई फ़ोटो में देखा कि कोई काली सी परछाई शिखर के गले को दबा रही थी। ये देखकर कार्तिक घबरा उठा। उसने जैसे ही ये बात शिखर को बताने के लिए अपना सर उठाया, उसने देखा कि शिखर वहाँ कहीं नहीं है। तभी कार्तिक को महल के अंदर से अर्पित के चीखने की आवाज़ आई। कार्तिक भागा भागा महल के अंदर चला गया। शाम ढल रही थी और अंधेरा होने को आया था। उस महल के आसपास सिर्फ जंगल था और बड़ी बड़ी दीवारें। गिद्ध भी चारों तरफ मंडरा रहे थे। ऐसे में अर्पित और शिखर दोनों का ही अचानक गायब हो जाना कार्तिक को डरा रहा था। पर कार्तिक को अभी भी पता नहीं था कि वो दिल्ली के भूलिया भटियारी महल में है, जिसे लोग भूत महल कहते हैं। कार्तिक सहमा हुआ उस महल के अंदर अर्पित और शिखर को ढूंढ रहा था। उसने कई बार दोनों को आवाज़ लगाई, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। बस वो आवाज़ के पीछे भाग गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहाँ एक कोने में बैठकर रो रही थी। उसका चेहरा उसकी शॉल से ढका हुआ था। उस बूढ़ी औरत का हुलिया देखकर कार्तिक की जान निकली जा रही थी। फिर भी हिम्मत करके जब उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या उसने उसके दोस्तों को वहाँ से गुजरते हुए देखा है, तो उस बूढ़ी औरत ने हाथ के इशारे से उसे महल के अंदर की ओर भेज दिया। कार्तिक जब अंदर गया तो उसने देखा कि अर्पित वहीं खड़ा है। अर्पित एक नज़र टिकाए सामने देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्पित किसी के वश में हो। कार्तिक ने उसे जोर से हिलाया, लेकिन तब भी अर्पित सामने ही देखे जा रहा था, कार्तिक को नहीं। जब ध्यान से उसने सामने देखा तो उसे सामने छत पर एक किसी औरत की आत्मा दिखी। वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी और वो इधर उधर भटक रही थी। लेकिन तभी वो औरत चलते चलते रुकी और अपनी गर्दन घुमाकर कार्तिक की तरफ देखने लगी। कार्तिक भी अर्पित की तरह सुन पड़ गया और वो औरत हवा में उड़ती हुई उन दोनों की तरफ आने लगी। अचानक से वहां शिखर आ गया और उसने देखा कि कार्तिक और अर्पित दोनों ही फिट्स यानी दौरे पड़ रहे हैं।
शिखर को वो औरत नहीं दिख रही थी। उसने तुरंत ही अर्पित और कार्तिक पर पानी डाला और उन्हें जोर से हिलाया। तब जाकर कार्तिक और अर्पित को होश आया। दोनों इतना डरे हुए थे कि उनके मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। शिखर ने बताया कि उसे पास में एक बहुत खूबसूरत मोर देखा था, तो वो सिर्फ देखने चला गया था और जब वापस आया तो उसे कार्तिक और अर्पित की चीखें सुनाई दी। अब तीनों बस उस महल के अंदर से निकलना चाहते थे। वो तेजी से बाहर की ओर भागे और दरवाजे पर वो बूढ़ी औरत अभी भी खड़ी थी। अचानक उसका शॉल नीचे गिर गया और उसका ढका हुआ चेहरा अब तीनों के सामने था। बूढ़ी औरत किसी चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उन तीनों लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए और वो बुढ़िया धीरे धीरे उनके पास आने लगी। वो तीनों लड़के डर कर पीछे मुड़े तो वो रानी जैसी दिखने वाली औरत भी उनके करीब आ रही थी। तीनों मदद के लिए जोर से चिल्लाने लगे। बाहर पुलिस वाले जब बैरिकेडिंग के लिए आए तो उन्हें 3 साइकिल बाहर खड़ी दिखे। वो समझ गए कि अंदर ज़रूर कोई है और उन्होंने तुरंत महल के अंदर जाकर चेक किया। तीनों लड़के महल के दरवाजे के पास बेहोश पड़े थे और उनका शरीर बुरी तरह से तप रहा था। उन्हें पास के फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। तब जाकर उन्हें होश आया, मगर उन्हें कुछ भी सही से याद नहीं था। कहानियों की माने तो शायद वो रानी जैसी दिखने वाली औरत फिरोज शाह तुगलक की रानी थी, जिससे राजा ने उस महल में नज़रबंद कर दिया था। और वो बूढ़ी औरत शायद एक औरत थी जो रास्ता भटक कर इस महल में पनाह लेने आई थी। कहते हैं दोनों ने इस महल के अंदर ही दम तोड़ दिया था और कहते हैं कि उन्हीं की आत्माएं उस महल में भटकती फिरती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। यहीं कोई लगभग 40 से 50 साल पहले की बात है। सहारनपुर नाम के ज़िले में एक सिनेमा हॉल था, जिसे लोग भूतिया सिनेमा हॉल के नाम से भी जानते थे। वहाँ कोई भूत तो नहीं हुआ करते थे, हाँ बस भूतों पर होने वाली फिल्में रिलीज़ हुआ करती थी। सन 1980 की बात है। उसी दरमियान एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, बंद दरवाज़ा। फिल्म के रिलीज़ होते ही लोगों की भीड़ लग गई। इस फिल्म की चर्चा हर जगह हो रही थी, इतनी डरावनी और इतनी भयावह कि वहाँ के 2 लोगों को हार्ट अटैक भी आ गया था। इसके बाद सिनेमा हॉल वालों को क्या सूझी क्या पता, उन्होंने एक प्रतियोगिता ही रख दी। वो कुछ ऐसी थी कि जो भी ये फिल्म बंद दरवाज़ा अकेले बैठकर पूरे सिनेमा हॉल में देखेगा, उसे सिनेमा वालों की तरफ से लाख रुपए का इनाम मिलेगा। 80 के दशक की फिल्मों के लिए ये काफ़ी बड़ी रकम थी। फिर भी कुछ ज़रूरतमंद लोग उस सिनेमा हॉल में फिल्म देखने का जोश लेकर आते हैं कि काश फिल्म देखने के बाद उन्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी तरह चंदा के पिता रामदीन काका चंदा की शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर रहे थे। कुछ दिनों पहले ही चंदा को देखने एक परिवार आया था। उनकी दहेज की मांग पूरी ना कर पाने की वजह से रामदीन काका के हाथ से ये रिश्ता छूट रहा था। अब उनके सामने ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने अपना मन बना लिया था। ये एक फिल्म तो ही तो देखनी है और चल पड़े सिनेमा हॉल में अपना नाम लिखाने। रामदीन काका बहुत ही बहादुर इंसान थे। ऐसा नहीं था कि वो डरते नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह बस एक फिल्म है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। रामदीन काका का नाम ऐलान किया गया। अगली बार सिनेमा हॉल में जब फिल्म चलेगी तो उसे देखने सिर्फ और सिर्फ रामदीन काका ही होंगे। फिल्म शुरू हुई। रामदीन काका ने फिल्म को देखना भी शुरू किया। फिल्म नॉर्मल तरीके से ही चल रही थी। फिल्म सचमुच बहुत डरावनी थी और फिर भी उनकी हिम्मत कहीं डगमगाई नहीं। फिर इंटरवल भी हुआ। रामदीन काका बाहर आए और चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। काफ़ी खुश थे। बहुत सारे लोग उन्हें बधाइयाँ भी दे रहे थे कि इस बार इनाम की रकम आपका। रामदीन काका मन ही मन बहुत खुश और साहसी समझ रहे थे।
इंटरवल खत्म होने के बाद सबने रामदीन काका को अंदर भेजा। फिल्म वहीं से शुरू हुई जहां पर रुकी हुई थी, पर धीरे धीरे पूरा सिनेमा हॉल ठंडी हवाओं से भर गया। अब सामने की स्क्रीन पर वो मूवी नहीं चल रही थी जो चलनी चाहिए थी, बल्कि अब इस बार सिनेमा हॉल का मालिक, जिसने 2 साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, वो सामने दिख रहा था और वो दोबारा फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर रामदीन काका थोड़ा हड़बड़ा गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी कुर्सी के दोनों तरफ देखा। उन्हें वहां पर 2 लोग नजर आए जिनका इस फिल्म को देखकर हार्ट अटैक से मौत हो गया था। और इसी तरह उस सिनेमा हॉल में मरे हुए हर एक इंसान रामदीन काका की तरफ आगे बढ़ रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। और उस सिनेमा हॉल का मालिक, जिसने फांसी लगाई थी, वो वहीं पर लटकते हुए बोल रहा था कि मैं अपने पैसे किसी को यूं ही नहीं ले जाने दूंगा। जो भी इस फिल्म के पैसों के लिए देखने आएगा, मैं उसे मार डालूंगा, क्योंकि इन पैसों को मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, जिसे मेरे बच्चे उड़ा रहे हैं। और सारे मरे हुए लोग अचानक से सफ़ेद धुएं की तरह उड़ रहे थे। ये देखकर रामदीन काका को भी हार्ट अटैक आ गया और उनके वहीं जान निकल गई। जब वो भी भूत बन चुके थे, उन्होंने भी कहा, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो फिर किसी को भी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर पूरे सिनेमा हॉल में हंसी के ठहाकों की आवाज़ आने लगी। बाहर के लोगों को रामदीन काका की लाश मिली जैसे ही उन्होंने सिनेमा हॉल का बंद दरवाज़ा खोला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।